श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि ये सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव और आम आदमी पर पड़ रहे इसके प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे। अध्यक्ष जी, चर्चा पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भले ही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जैसे शब्दों का पर सहमति बन गई हो, स्वीकार कर लिए गए हों, लेकिन मैं वित्त मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो वर्तमान परिस्थिति को जिस शब्द से जानता और पुकारता है, वो एकमात्र शब्द है महंगाई। और अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वो वाक्य है मार दिया इस महंगाई ने। अध्यक्ष जी, जब इस देश की गृहिणी बाजार में आटा, चावल, दाल, चीनी लेने जाती है या गैस वाले को पैसे पकड़ाती है, तो उसके मुंह से यही निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। जब इस देश का गरीब अपनी लालटेन जलाने के लिए केरोसिन खरीदने जाता है, तो उसके मुंह से यही निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। जब 18-19 वर्ष का किशोर अपनी माँ से स्कूटर के लिए पेट्रोल के पैसे मांगता है, तो माँ और बेटा दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। और अध्यक्ष जी, जब घर में काम करने वाली महिलाएं अपनी पगार बढ़ाने का तर्क देती हैं, तो यही कहती हैं, क्या करें बीवी जी, मार दिया इस महंगाई ने। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन में उस आम आदमी की तरफ से, उस गरीब गृहिणी की तरफ से, उस सताई हुई महिला की तरफ से और उस परेशान नौजवान की तरफ से महंगाई पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई। अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में जब बजट सत्र चल रहा था, इसी सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी और समूचे सदन ने दलगत सीमाओं को लांघते हुए उस आम आदमी के दर्द को इस सदन में रखने का काम किया था। हमें लगता था कि सरकार कोई कारगर उपाय करेगी इस महंगाई को रोकने का, लेकिन हम हतप्रभ रह गए जब मात्र 24 घंटे के भीतर 25 फरवरी को ये चर्चा हुई थी और 26 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा कर डाली। हम सबको एक झटका सा लगा। हम सब शांति से बैठ करके बजट भाषण सुन रहे थे। कोई पूर्व योजना नहीं थी, मगर सब अपनी सीट से उठ खड़े हुए, सब बहिर्गमन कर गए। और केवल उस दिन के बहिर्गमन से नहीं, तरह तरह का दबाव बनाने की कोशिश की हमने इस सरकार पर। आप जानती हैं, वो कटौती प्रस्ताव जो औपचारिकता मात्र आते थे पहले, हम उसको तार्किक परिणति तक ले गए। हमने उस पर मतदान तक करवाया। ये अलग बात है अध्यक्ष जी कि लोकतंत्र संख्या के बल पर चलता है और सत्ता पक्ष के पास संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये शासन में है। और अतिरिक्त संख्या जुटाने के लिए सरकार हर हथकंडे का प्रयोग भी करती है। उस बार भी किया। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहती, सारे देश ने देखा और समझा। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूं कि जो मत इन्हें पड़े थे, अगर उस मत में से बीएसपी सांसदों को घटा दिया जाए तो सरकार अल्पमत में रह जाती। इस सदन का जादुई आंकड़ा है 272, 543 का सदन है ये। इन्हें मत पड़े थे 289। बीएसपी की संख्या है 21, घटा दो तो बच जाते हैं 268। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, तकनीकी तौर पर सरकार जीती थी, मगर प्रभावी तौर पर सरकार हारी थी। अध्यक्ष जी, हमें यह लगा था कि जीतने के बाद भी आईना दिख गया इस सदन में, इसलिए यह सरकार आत्ममंथन करेगी, ये जन विरोधी नीतियों को रोकेगी। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए, इस सरकार की हेकड़ी में राई रत्ती भर कमी नहीं आई। मात्र 4 महीने बाद, पूरे 4 महीने बनते हैं, 26 फरवरी को इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे अपने बजट में,
और 26 जून को पूरे 4 महीने बाद इन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा की और इस बार इन्होंने केरोसिन और रसोई गैस को भी नहीं बख्शा। खाने की चीजें तो पहले से महंगी थी, इन्होंने खाना पकाने का ईंधन भी महंगा कर दिया। अध्यक्ष जी, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला, और ये हिंदुस्तान के गरीब के साथ हुआ। मैं कहना चाहती, हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। ये सरकार संवेदनहीन भी है, ये सरकार संवेदनहीन भी है अध्यक्ष जी, और ये सरकार विश्वासघाती भी है। कृतज्ञता का तकाजा था, आप दूसरी बार चुनकर आए थे, आम आदमी के नाम पर चुनकर आए थे। अध्यक्ष जी, कृतज्ञता का तकाजा था कि ये उस आम आदमी को दोबारा चुनकर आने के बाद कोई राहत देते, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चुनाव से पहले 60 रुपए किलो बिकने वाली दाल चुनाव के बाद 90 रुपए तक चढ़ गई। चुनाव से पहले 25 रुपए बिकने वाली चीनी चुनाव के बाद 35 रुपए बिक रही है, और अभी टीवी पर आ रहा है चीनी और कड़वी होगी, पता नहीं दाम कहां तक जाएंगे। चुनाव से पहले 17 रुपए किलो बिकने वाला आटा चुनाव के बाद 20 रुपए बिका। चुनाव से पहले 20 रुपए बिकने वाला चावल चुनाव के बाद 25 रुपए बिका, और चुनाव से पहले 40 रुपया बिकने वाला पेट्रोल चुनाव के बाद 51 रुपए बिक रहा है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए, इसलिए हम क्या करें। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं पेट्रोलियम मंत्री से, या वित्त मंत्री बता दें कि जून 2008 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या थे। $134 प्रति बैरल के हिसाब से जून 2008 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था। तब तो आपने दाम नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया? और आज क्या है? $74 प्रति बैरल, यही है ना प्रणब साहब? मेरे आंकड़े गलत नहीं है ना? $134 थे 2008 में, आज $74 है। अब क्यों बढ़ाया? अंतर केवल एक है, 2008 का साल चुनाव से पहले का साल था, 2010 का साल चुनाव के बाद का साल था। और इसी को विश्वासघात कहते हैं कि चुनाव से पहले आप दाम नहीं बढ़ाते, लोगों को भरमाते हैं, गुमराह करते हैं, उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप उस आम आदमी को भूल जाते हैं और तब आप दाम बढ़ाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं अंतर बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट। अध्यक्ष जी, मैं पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जरा उसकी प्रक्रिया आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ। 4 तत्व आवश्यक होते हैं इस दाम का निर्धारण करने में। पहला तत्व है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दाम। दूसरा तत्व है जो कच्चा तेल आयात होता है उस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी। तीसरा तत्व है जो यहाँ आकर कच्चा तेल परिशोधित होता है, रिफाइन किया जाता है, उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। और चौथा तत्व है राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला बिक्री कर। इन चारों चीज़ों को मिला करके पेट्रोल का दाम तय होता है जो उपभोक्ता देता है। मैं एक बार आपके सामने पड़ोसी देशों से तुलना करके बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ का कर पड़ोसी देशों से और विकसित देशों में, सबसे विकसित देश से, अन्य विकसित देशों में ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ का कर है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पर कर है 42%, नेपाल में 31%, बांग्लादेश में 24%, श्रीलंका में 37%, अमेरिका में मात्र 14% और भारत में 48%। डीजल पर पाकिस्तान में 20%, नेपाल में 22%, बांग्लादेश में 24%, श्रीलंका में 5%, यूएसए में 16% और भारत में 34%। सबसे ज्यादा कर हमारे यहाँ है। और ये राज्यों की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं
कि अगर हम राज्यों की तुलना करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा पेट्रोल पर कर है आंध्र प्रदेश में 33% और डीजल पर सबसे ज्यादा कर है महाराष्ट्र में 26% और दोनों राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। ये मैं इनको बताना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ वित्त मंत्री से, मैं वित्त मंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार के दामों का सवाल है, हम उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते प्रणव दा, और हम अपने तेल की खपत का 80% आयात करते हैं। हमारे देश में खपत के उत्पादन का केवल 20% उत्पादित होता है, इसलिए हम बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर आश्रित हैं और वो दाम निर्धारण हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने कर का निर्धारण तो स्वयं करते हैं। हमें एक्साइज ड्यूटी कितनी लेनी, हमें कस्टम ड्यूटी कितनी लेनी, हमारे राज्यों ने सेल टैक्स कितना लेना, ये तो हम करते हैं। कितनी बार अनुशंसा की गई है प्रणव दा कि हम इसको परसेंटेज में ना लगा करके फ्लैट रेट लगाएं। अगर हम फ्लैट रेट लगाएंगे तो उपभोक्ता दोहरी मार से बच जाएगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ दाम उपभोक्ता पर बोझ डालेगा, लेकिन जो परसेंटेज में उसके ऊपर कर का अतिरिक्त भार आता है उससे वो बचेगा। लोग कहेंगे कि मैं क्या कह रही हूं, मैं उसको साधारण भाषा में बताना चाहती हूं, साधारण गणित में बताना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, अगर कोई चीज 200 रुपए में आती है और उस पर 5% टैक्स है तो उपभोक्ता को 210 रुपए में मिलेगी। 200 रुपए और 5% टैक्स। और अगर उस 200 रुपए की चीज का दाम बढ़कर 220 हो गया तो उसको 231 में मिलेगी, क्योंकि 220 रुपए तो दाम बढ़े तो 20 रुपए दाम बढ़ गए और कर भी 5% के हिसाब से 11 रुपया हो गया। तो 1 रुपया कर का बढ़ा, 10 रुपया के दाम बढ़े, वो 231 की हो गई। लेकिन अगर फ्लैट रेट कर दें हम 5% के बजाय 5 रुपए, तो उपभोक्ता को चीज पहले मिलेगी 205 में और जब 220 हो गया उसका दाम तो मिलेगी 225 में, क्योंकि कर 5 रुपया ही रहेगा। ये बात इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के रूप में मान ली, वहां फ्लैट रेट कर दिया, मगर कस्टम ड्यूटी के रूप में ये नहीं मांगते। इन्होंने 5% ड्यूटी क्रूड पेट्रोलियम कच्चे तेल पर लगा रखी है और 7.5% पेट्रोल और डीजल पर लगा रखी है। उस दिन पूछ रहे थे प्रणव दा परसों, क्या आप कह रही हैं कि हम प्रस्ताव में कहें इमीडिएट स्टेप्स ले, सरकार तत्काल प्रभाव से ले। मैं क्या इमीडिएट स्टेप्स लूं? एक तो यही सुझाव देती हूं प्रणव दा आपको, आप इमीडिएट स्टेप ये ले सकते हैं कि अपने रिजीम को रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम तो बना सकते हैं। कम से कम हम ये कर का अतिरिक्त भार तो उस पर न डालें। लेकिन अब तो जब दाम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो वित्त मंत्री की बांछें खिल जाती हैं कि खजाना भरने का समय आ गया, कि जैसे दाम बढ़ेगा उसके ऊपर अतिरिक्त कर भी बढ़ेगा तो मेरा खजाना भी बढ़ेगा। कम से कम वो तो कर सकते हैं, हम वो नहीं करते। हम राज्यों को कहते हैं बिक्री कर कम कर दो, राज्य कहते हैं कि आपके पास तो इतने कर लगाने के अधिकार हैं, आप अपना तो कम नहीं करते और आप हमें कहते हैं कम कर दो, हम तो केवल सेल टैक्स लगाते हैं। इसे कहते हैं औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मैं कहना चाहती हूं, अगर आप स्वयं रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाएं तो आप में नैतिक बल आएगा राज्यों को कहने के लिए कि आप भी रेवेन्यू न्यूट्रल रखिए और आप भी दाम मत बढ़ाइए। और अगर राज्यों को कहते हैं तो आंध्र और महाराष्ट्र से शुरू करिए शुरू वहां से, वहां नहीं आप कहते, वो आपके शासित राज्य हैं, आप अन्य राज्यों को कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रणव दा कि जो आपने कहा था इमीडिएट स्टेप, क्या तत्काल दिल्ली से बात नहीं बनती, मैं इनकी बात कर रही हूं। अगर कस्टम ड्यूटी फ्लैट रेट पर मैडम हो जाती है तो कर का अतिरिक्त भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। तो मेरा पहला सुझाव आपको यह है तत्काल कदमों के तौर पर कि आप रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाइए और उससे उपभोक्ता को आप राहत दे सकते। अब मैं थोड़ी सी बात रसोई गैस और केरोसिन की करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, केरोसिन कौन बरतता है? या तो वो मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की महिला जो स्टोव जलाती है, स्टोव पर खाना पकाती है, उसका तो बजट आपने वैसे ही गड़बड़ा दिया। आटा, दाल, चावल, चीनी के दाम पहले से बढ़े थे,
अब आपने उसका केरोसिन का दाम भी बढ़ा दिया, वो तो लुढ़क गई। और दूसरा कौन लाता है? जिस गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची, जो लालटेन जलाता है, और जिसके पास लालटेन के भी पैसे नहीं, जो ढिबरी जलाता है, ढिबरी जलाता है, वो केरोसिन लाता है। और रसोई गैस हर मध्यम वर्ग की महिला इस्तेमाल करती है। इस रसोई गैस ने उसे चूल्हे और अंगीठी से निजात दिलाई है। उसकी आंखें चूल्हे से फुका करती थी, अंगीठी के कोयले का धुआं जाता था, तो वो रसोई गैस इस्तेमाल करने लगी। आज आप उसे वापस चूल्हे और अंगीठी की तरफ भेज रहे हैं। देहातों में लोग कहने लगे, महिलाएं बात करने लगी हैं कि इतनी गैस, इतनी महंगी गैस नहीं पुगती, केवल चाय चाय बना लिया करेंगे इस पे, घर के उपले घर की लकड़ी है, वापस चूल्हा फूकना पड़ेगा, वापस 2 वक्त की रोटी तो चूल्हे पे बनाएंगे, इतनी महंगी गैस हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। मगर ये कहते हैं हमने तो क्या, हमने तो मात्र 3 रुपए लीटर केरोसिन बढ़ाया है और हमने मात्र 35 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ाया है। मात्र 3 रुपया, मात्र 35 रुपया। ये बस नहीं है अध्यक्ष जी, ये केवल इब्तदा है, ये केवल शुरुआत है। क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी कमेटियां बिठा दी हैं, जो कमेटियां केवल गरीब मार सिफारिशें कर रही हैं। एक कमेटी हमारे समय में बैठी थी, केलकर कमेटी, उसकी सिफारिश मान के हम तो आज तक नहीं उभर पा रहे। प्रणवदा, आप कहेंगे ना आपने ये किया था, मैं खुद ही कह रही हूं, उसकी सिफारिशें मान के हम तो आज तक नहीं उभर पा रहे। आपने तो 3-3 कमेटियां बैठा दी, रंगराजन कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी, किरीट पारिक कमेटी, और ये सारा किया धरा उस किरीट पारिक कमेटी का है, जो ये वृद्धि हमें पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस और केरोसिन में दिखाई पड़ रही है। और अभी यहाँ बस नहीं है, मैं किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशें आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। शरद भाई जरा सुन लीजिए किरीट पारिक ने कहा क्या है। एक सिफारिश है, द प्राइस ऑफ पीडीएस केरोसिन, जो मिट्टी का तेल उचित राशन की दुकान पे बिकता है, द प्राइस ऑफ पीडीएस केरोसिन should be increased by at least ₹6 per liter. Thereafter, price of PDS kerosene should be raised every year in step with the growth in per capita agricultural GDP at nominal prices. यानी 6 रुपया प्रति लीटर तो अभी बढ़ाओ और हर साल मिट्टी के तेल का दाम बढ़ाते जाओ। ये किरीट पारिक कमेटी की सिफारिश है। दूसरी सिफारिश सुनिए, prices of domestic LPG should be increased by at least ₹100 per cylinder. Thereafter, the price of domestic LPG should be periodically revised based on rising per capita income. अभी 100 रुपया सिलेंडर का बढ़ाओ और फिर बाकी रिवाइज करते जाओ, बढ़ाते जाओ। और तीसरी, the subsidy on domestic LPG should be discontinued for all others except the BPL households once an effective targeting system is in place. वो कहते हैं डोमेस्टिक LPG पर मिलने वाली सब्सिडी BPL के अलावा बाकी लोगों के लिए खत्म कर दो। ये सिफारिशें हैं किरीट पारिक की। और ये सिफारिशें केवल सिफारिशों तक नहीं है, मैंने कहा था ये गरीब मार सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें ये सरकार मानने की मंशा रखती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 72। हमारे जबलपुर के सांसद है राकेश सिंह जी और एक पी करुणाकरण जी, उन्होंने ये सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब दिया है पेट्रोलियम मंत्री ने। मैं आपको बताना चाहती हूं पढ़कर क्या कहा है। उन्होंने कहा है, टू रिड्यूस द अंडर रिकवरी बर्डन ऑफ द OMCs एज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कॉमन मैन। आम आदमी को बचाने के लिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिटेल प्राइस ऑफ पीडीएस केरोसिन बाय ओनली ₹3 per liter and of domestic LPG by only ₹35 per cylinder. This is against the required increase of ₹18.82 per liter in PDS kerosene and ₹261.90 per cylinder in domestic LPG. ये इन्होंने उत्तर दिया है कि केरोसिन में 18 रुपए 82 पैसे की वृद्धि होनी चाहिए और रसोई गैस 261 रुपया 90 पैसा और बढ़नी चाहिए, यानी करीब 550 का तो सिलेंडर होना चाहिए और ये करीब 30-32 रुपया केरोसिन होना चाहिए। ये सिफारिश है। उन्होंने कहा हमने तो कॉमन मैन को बचाने के लिए केवल 3 रुपया बढ़ाया है,
केवल 35 रुपया बढ़ाया है, लेकिन मंशा बता दी कि अपेक्षित वृद्धि जो चाहिए वो 18 रुपये 82 पैसे चाहिए केरोसिन की, और 261 रुपये 90 पैसा चाहिए सिलेंडर का। और आगे पढ़िए, ये सवाल था कि क्यों बढ़ाया गया है, तो क्यों का जवाब क्या देते हैं? क्यों का जवाब देते हैं कि हमने तो इसलिए इसको बढ़ाया है कि हम आम आदमी की योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा देना चाहते हैं। ये कहा है, ये देखो। सामाजिक आम आदमी के लिए, सुनिए, आम आदमी के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में अधिक निधि आवंटित की जा सके, इसलिए हमने इसको बढ़ाया। और ये बात केवल पेट्रोलियम मंत्री ने इसमें नहीं कही। आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि कांग्रेस संदेश नाम का एक कोई पत्रिका निकलती है जिसमें सोनिया जी का लेख है, और उसमें उन्होंने हूबहू यही बात कही है कि अनिवार्यता हो गई थी पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम आम आदमी के लिए जो सामाजिक योजनाएं चला रहे हैं उसमें अधिक धन देना चाहते थे। आज सोनिया जी है नहीं, लेकिन मैं यहाँ बैठ करके आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूँ कि सोनिया जी, आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। अरे कोई आदमी इस महंगाई के काल से बचेगा तो आपकी योजनाओं का लाभ लेगा। अगर इस महंगाई के काल में गर्ती हो जाएगा, मर ही जाएगा, तो सामाजिक योजनाओं का लाभ क्या लेगा? ये कौन सा तरीका है कि हमें योजनाएं, तुम्हारे लिए हमें योजनाएं चलानी है, उसके लिए धन जुटाना है, इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं? ये कौन सा तरीका? और केवल ये नहीं, पेट्रोलियम मंत्री बैठे तो मैं बताऊं, रसोई गैस के दाम डीजल पेट्रोल के दाम, अध्यक्ष जी, बोले दीजिए, बोले। अध्यक्ष जी, डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस और केरोसिन के दाम तो सार्वजनिक रूप से वृद्धि की गई, इसलिए पता है। लेकिन कुछ दाम ऐसी गैस के भी बढ़े जो आम आदमी को पता नहीं, लेकिन वो एक एक शहर को तंग कर रहे हैं। ये हमारे आगरा के सांसद बैठे होंगे, या रामशंकर कथीरिया जी, वो पूरा प्रतिनिधिमंडल आगरा का लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। उनके यहाँ एपीएम गैस इस्तेमाल की जाती है और अपनी मर्जी से नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्यता है, क्योंकि वहाँ ताजमहल है। ताजमहल की सुरक्षा के लिए वहाँ की आगरा की औद्योगिक इकाइयों के लोग कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन पर यह अनिवार्यता डाली गई है कि वो केवल एपीएम गैस इस्तेमाल करें। आप जानते हैं 60% दाम बढ़ा दिए एपीएम गैस के, 60%। और वो आगरा के प्रतिनिधिमंडल आकर उन्हें मिला प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा मैं देखता हूं, मगर देखा ये कि अगले दिन 60% दाम बढ़ गए। 2 लाख लोग उस वो जो औद्योगिक इकाइयां छोटी, उनमें 2 लाख लोग लगे हुए हैं रोजगार में, 2 लाख लोग काम में लगे हुए हैं, और उनको 1.25 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर प्लांट वगैरह जिनके लिए बढ़ाया वहां 100 लाख की होती है। लेकिन आप ये बताइए कि बाकी जिनके साथ उन्हें प्रतियोगिता करनी है, उन औद्योगिक इकाइयों पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं, वो चाहे जो ईंधन इस्तेमाल करें, कोयला करें, कुछ और करें, ये कैसे प्रतियोगी रहेंगे? अगर 60% गैस के दाम बढ़ा करके आप ये कहेंगे कि आप अपनी औद्योगिक इकाई चलाइए, सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्यता है और कोई ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कैसे प्रतियोगी रहेंगे बाकी औद्योगिक इकाइयों से? इसलिए मैं पेट्रोलियम मंत्री से कहना चाहती हूं कि बाकी 4 दाम तो लोगों को पता है, लेकिन आगरा के लोगों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो एपीएम गैस के दाम आपने बढ़ाए हैं, एक विशेष परिस्थिति में केवल आगरा वासियों के लिए आप राहत देने का काम कीजिए, और ये जो वृद्धि आपने की है उसको वापस लीजिए। अध्यक्ष जी, जब इस तरह की बात हम करते हैं पेट्रोलियम मंत्री से, तो वो एक तर्क देते हैं, हम क्या करें सुषमा जी, हमारी तो कंपनियां बहुत घाटे में चल रही हैं, हमारी तेल कंपनियों का घाटा हम कैसे पूरा करें?
और सिर्फ मुझे नहीं कहते, अलग से इतना बड़ा विज्ञापन इस पूरी वृद्धि के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा दिया गया और उस विज्ञापन में लिखा कि इस वृद्धि के बाद भी इन कंपनियों को 53,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ेगा। विज्ञापन देकर पूरे हिंदुस्तान के सामने ये कहा कि 53,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, इससे बड़ा असत्य और इससे बड़ा निराधार बात नहीं हो सकती। मैं पेट्रोलियम मंत्री को उन्हीं के अपनी रिपोर्ट से आईना दिखाना चाहती हूँ, उनके अपने उत्तर से उनको कन्फ्रंट करना चाहती हूँ। उनके पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट 2009 और 10 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में अपनी कंपनी के लिए, जो सबसे बड़ी कंपनी है IOC, इंडियन ऑयल कंपनी, उसके लिए कहा है, यह आपकी रिपोर्ट है जो आपने रखी। During 2008-9, IOC posted net profit of rupees 2,950 crore on an unprecedented turnover of rupees 2,85,337 crore। जिस कंपनी का टर्नओवर 2,85,337 करोड़ है, जिस कंपनी ने 2,950 करोड़ 2008-9 में कमाए, उसे ये कहते हैं वो घाटे में चल रही है। एंड दैट टू आफ्टर होल्डिंग द प्राइस लाइन फॉर द 4 मेजर प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, PDS, केरोसिन एंड LPG फॉर डोमेस्टिक यूज। यानी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम स्थिर रखते हुए ये मुनाफा उन्होंने कमाया। उसके बाद कहते हैं, IOC is also the first and the highest ranked Indian company in the Fortune Global 500, placed at 105th position by sales in 2009. The profit after tax for the year 2009-10 up to December 2009 is rupees 4,663.78 crore, whereas the turnover for the said period is rupees 2,82,8,289.46 crore. ये तो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, लेकिन मैं उसके आगे आपको बताती हूँ, एक और सवाल था इसी सत्र का सवाल। अध्यक्ष जी, इसी सत्र में प्रश्न संख्या 79 और यह पूछा गया कि आपकी तेल कंपनियों का प्रॉफिट और लॉस क्या है। यह पेट्रोलियम मंत्री द्वारा इस सदन में दिया गया जवाब है 29 जुलाई का। तीनों कंपनियां, तीन ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां, तीनों कंपनियों का प्रॉफिट बताती हूं और क्या लिखा है, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रियलाइज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सिंस 6-7 इज गिवन बिलो। मैं 6-7 का भी नहीं, 7-8 का भी नहीं, 8-9 का भी नहीं, जो आज का है, क्योंकि कह सकते थे तब था, अब हम घाटे में नहीं है। मैं अध्यक्ष जी ये पढ़कर सुना रही हूँ, आपका ध्यान चाहती हूँ। 2009-10 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मुनाफा कमाया, टैक्स देने के बाद नेट मुनाफा 10,221 करोड़ रुपया। भारत पेट्रोलियम ने मुनाफा कमाया 1,538 करोड़ रुपया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने मुनाफा कमाया 1,301 करोड़ रुपया। ये मेरे द्वारा गढ़े हुए आंकड़े नहीं हैं, इस सदन में पेट्रोलियम मंत्री द्वारा इसी सरकार ने 29 जुलाई को जो इस सदन में आंकड़े दिए हैं, ये वो आंकड़े हैं और इनका पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है 53,000 करोड़ का घाटा होगा इस वृद्धि को देने के बाद। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि आखिर क्या हो रहा है। आपकी कंपनियां फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की कंपनियां हैं, आप उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते अपनी एनुअल रिपोर्ट में। आप इस सदन में कहते हैं आपकी तीनों कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आप यहां बोलते हुए कहते हैं कि हमारी कंपनियां घाटा उठा रही हैं, इसलिए हम क्या करें। सवाल ये नहीं है कि कंपनियां घाटा उठा रही हैं, सवाल ये है कि वित्त मंत्री अपना बजट घाटा पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आप हैरान होगी, पूरे पेट्रोलियम सेक्टर के द्वारा पिछले साल इनको 90,000 करोड़ रुपए। Yes, I am giving now yours. Why don't you give the figures of oil marketing companies who sell diesel, petrol, kerosene? ये OMCs का ही है। You mentioned about the producing companies. मैं आपके बजट Why का बता don't you देती हूँ। mention the oil marketing मैं companies? आपके बजट का बता देती हूँ। अध्यक्ष जी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कह रहे हैं, मैं इनके बजट का बता देती हूँ। मुद्रास्फीति का असर तो इन पे है ना।
पूरे पेट्रोलियम सेक्टर ने पिछली बार कर, ड्यूटी और डिविडेंड के मुताबिक 90,000 करोड़ इन्हें दिया है, 90,000 करोड़। और ये बात किसी और ने नहीं, 3 दिन पहले तो इन्होंने स्वयं सदन में कही, और हम तीनों जने जब मिलने गए थे, आडवाणी जी, मैं और अरुण जी को इन्होंने जीएसटी के बारे में बुलाया था, तो कहा था कि 1,18,000 करोड़ का नेट टैक्स आया है पेट्रोलियम सेक्टर से, 24,000 करोड़ हमने स्टेट्स को दिया है और 94,000 करोड़ हमें मिला है। और मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ कि ये जो वृद्धि हुई, State got 96,000 crores, I got 84,000 crores. 84,000 करोड़, 84,000 करोड़, आई करेक्ट मैं, And state got 96,000 crores. 84,000 करोड़ आपको मिला ना? हाँ 84, तो अब मैं वो कह रही हूँ, ऑफ कोर्स ठीक है, चलिए मान लिया उन्होंने, 1 मिनट, 84,000 करोड़ जो उनको मिला, You have approved it, those are budgetary figures. अध्यक्ष जी बजट तो अप्रूव करना हम लोगों की Don't juggle मजबूरी with है, the figures. हम चाहें या ना चाहें, सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, ये जो 84,000 करोड़ प्रणवदा स्वयं मान रहे हैं, इस वृद्धि के बाद वो इनको 1,20,000 करोड़ मिलेगा और उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, ये मैं कहने जा रही हूँ। मैं जो कहने जा रही हूँ, मेरे इस वाक्य को सुनिए कि 84,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ करके इन्होंने अपना बजट घाटा तो सुधार लिया, लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया, ये मेरा आरोप है, ये मेरा आरोप है। और इसलिए मैं पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री से कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, कि गरीबों की बद्दुआ मत लीजिए, वो तो पहले ही मर रहा है। जब बात करते हैं मीडिया से पेट्रोलियम मंत्री तो कहते हैं क्या हुआ, 3 रुपया प्रति लीटर केरोसिन, अगर 10 लीटर लेगा तो 30 रुपया, 1 ही रुपया तो दिन का बढ़ा, 35 रुपया सिलेंडर, क्या हुआ, 1 रुपया कुछ पैसे ही तो बढ़ा। मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं कि आपका एक मंत्री कह देगा मैंने 1 रुपया, क्या हुआ केरोसिन पे बढ़ा, क्या हुआ गैस पे बढ़ा, क्या हुआ गैस पे बढ़ा, फिर आपका अध्यक्ष जी, एनडीए की बात तो मैंने खुद ही स्वीकार कर ली, काहे को नारायण स्वामी खड़े हो रहे, एनडीए की बात तो मैंने खुद ही स्वीकार कर ली है, हम एक कमेटी के मारे हैं, तुम 3 कमेटी के मारे हो, मैंने तो कहा। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री जी से कि पेट्रोलियम मंत्री आपके कहेंगे 1 रुपया बढ़ा, क्या फर्क पड़ा केरोसिन पे, 1 रुपया बढ़ा, क्या फर्क पड़ा गैस पे, फिर आपके खाद्य मंत्री कह देंगे 1 रुपया बढ़ा चावल पे, क्या फर्क पड़ा, 2 रुपये बढ़े दाल पे, क्या फर्क पड़ा, 1 रुपया बढ़ा चीनी पे, क्या फर्क पड़ा। इस तरह 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 करते जाइए। अरे उस आदमी की सोचिए जिसको केवल 20 रुपया रोज का मिलता है, अगर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 करते जाओ तो वो बचेगा कहाँ। सरकारी आंकड़े हैं, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट जो रखी गई पब्लिक डोमेन में, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग 20 रुपया रोज पर जीते हैं। अगर रोज के बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट, जस्ट टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अगर रोजाना के खर्च के हिसाब से लगाना है, प्रतिदिन के हिसाब से लगाना है, तो अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट ने तो प्रतिदिन की आमदनी बताई है कि 20 रुपया रोज की आमदनी में करोड़ों लोग जी रहे हैं, और आप 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली वही निकलेगा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ये हालत हो रही है गरीब की, वो भूखों मर रहा है। लेकिन एक अजीब विडंबना है मैडम, यहाँ शरद भाऊ बैठे हैं जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। एक अजीब विडंबना है शरद भाऊ, एक तरफ गरीब भूखों मर रहा है और दूसरी तरफ लाखों लाखों टन अनाज
आपका गोदामों में सड़ रहा है। राजनाथ जी यहाँ बैठे हैं। पिछली बार राजनाथ जी हरियाणा में पलवल के पास एफसीआई के गोदाम में गए थे और वहां से वो गेहूं लेकर आए थे। उन्होंने आपको भी दिखाया था। आप देखकर हैरान हो गई थी कि गेहूं है। वो गेहूं लगता था क्या? वो कचड़े का ढेला लगता था। वो उन्होंने दिखाया। लेकिन वही बात बस नहीं हुई। हमारे राजेंद्र अग्रवाल बैठे हैं, मेरठ के सांसद, अभी कुछ दिन पहले हापुड़ होकर आए। ये जागरण ने छापा है उनका, लाखों टन ये छापा है। एफसीआई प्रकरण में सीबीआई की जांच मांगी है। लाखों टन गेहूं, बोरियां की बोरियां भीग रही हैं हापुड़ में, ये राजेंद्र अग्रवाल जी ने। लेकिन हमारे एक पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, वो कल शाहजहांपुर लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर एक एफसीआई के गोडाउन में गए थे। शरद भाऊ पूछवा लेना, 3,97,000 बोरी गेहूं बाहर भीग कर खराब हुई है। वहां 7,18,000 बोरी का वो गोदाम है जिसमें 3,97,000 बोरी बाहर पड़ी है। वो तो पूरी तस्वीरें भी लाए हैं, सैंपल भी लाए हैं, लेकिन सदन की मर्यादा है, मैं तस्वीरें और सैंपल नहीं दिखा सकती। लेकिन जरूर आपको भी पहुंचा दूंगी और शरद भाऊ आपको भी पहुंचा दूंगी। 3,97,000 बोरी बाहर सड़कर एक अकेले एफसीआई गोडाउन में पड़ा है। लेकिन गोदामों में अनाज सड़ रहा है। हमारी राज्य सरकारें इनसे खाद्यान्न मांग रही हैं कि हम भूखे लोगों को, गरीब लोगों को खाद्यान्न दे दें, तो वहाँ सरकार ना नुक्कर करती। मैं 3 मुख्यमंत्रियों के आंकड़े लाई हूँ। अभी एनडीसी की मीटिंग में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इनसे कहा कि हमारी मांग है 80,343 मीट्रिक टन गेहूं और चावल हमें चाहिए। 80,343 मीट्रिक टन, जिसमें 41,578 मीट्रिक टन गेहूं और 38,771 मीट्रिक टन चावल। और उन्होंने अपने राशन कार्ड के हिसाब बताया कि इतने राशन कार्ड हमारे यहाँ हैं, 22,09,567। इसके लिए हमको 80,0343 मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन आप दे रहे हैं उन्हें 34,521 मीट्रिक टन। 45,828 मीट्रिक टन आप कम दे रहे हो। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जून 2008 से आपको पत्र लिख रहे हैं। पहले आपको लिखा, फिर प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हमारे यहाँ 60 लाख बीपीएल कार्डधारी हैं, आप उनको दे रहे हैं 41 लाख का, 21 लाख का आप हमको नहीं दे रहे हैं। ये उनका हाल है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो सबसे ज़्यादा बढ़िया पीडीएस चला रहे हैं इस देश में, हर 7 तारीख को गेहूं और चावल का 35 किलो का आवंटन हो जाता है। उन्होंने आपसे अतिरिक्त मांगा, आपने उन्हें अतिरिक्त दिया, पूरा नहीं दिया, कम दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, उसमें भी आप पैसा कमाते हैं। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने एपीएल की दर तय की हुई है, गेहूं की भी, चावल की भी। एपीएल की सेंट्रल इश्यू प्राइस जिस पर ये देते हैं वो है 6 रुपये 10 पैसे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जो अतिरिक्त अनाज दिया वो दिया 8.5 रुपये के हिसाब से। जो गेहूं की दर है वो 8 रुपये 45 पैसे देते हैं एपीएल को, और उन्हें दिया 11 रुपये 85 पैसे। सड़कर खत्म हो जाए, एक नया पैसा उसका ना मिले, वो मंजूर। लेकिन वो व्यक्ति जो खाद्यान्न खिला रहा है भूखों को, गरीबों को, इवन एपीएल के लोग कोई बहुत बड़े संभ्रांत लोग नहीं हैं, बाजार से नहीं खरीद सकते। आप 6 रुपये 10 पैसे के बजाय 8.5 रुपया लेते हैं, 8.5 की जगह 11 रुपये 85 पैसा लेते हैं, और वो भी पूरा आवंटन नहीं करते, कहते हैं अस्थायी आवंटन है। यही स्थिति अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की भी होगी। मैं तो केवल अपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का लेकर आई। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, इस विडंबना को आप कैसे दूर करेंगे? राज्य खाद्यान्न मांग रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, राशन उपलब्ध नहीं हो रहा सस्ते में, और आपका अनाज सड़ रहा है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। कहाँ चली गई संवेदना आपकी? क्यों नहीं आप वो अनाज दे देते उन राज्यों को, ताकि वो अपने भूखे लोगों को खिला दें, अपने गरीब लोगों को खिला दें। पैसे से मांग रहे हैं, मुफ्त नहीं मांग रहे, लेकिन आप उनसे बढ़ा हुआ पैसा ले रहे हैं। तो मैंने तभी कहा था आपसे, ये संवेदनहीन सरकार है, इसको झकझोरने की जरूरत है। ये सरकार कान भींच कर चल रही है, आंख मीच कर चल रही है। इसीलिए हम तब लाए थे एडजमेंट मोशन, लाए थे 184, लेकिन एक सहमति नहीं बनी। ये मोशन आया, लेकिन इस मोशन के तहत भी मैं पूरे सदन से कहना चाहती हूँ कि महंगाई पे हम सदन को बांट नहीं रहे हैं।
महंगाई पूरे देश का दर्द है। दिक्कत यह है हम विपक्ष में हैं, खुलकर बोल लेते हैं। प्रणवदा, मनोभाव आपके लोगों का भी यही है, आपके सहयोगी दलों का भी यही है, आपके समर्थक दलों का भी यही है। समर्थक दल दबी जुबान में बोलते हैं, आपके अपनी पार्टी के लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही मनोभाव के हैं कि महंगाई रुकनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर मैं शुद्ध विपक्ष की राजनीति करूं तो ये सरकार जितनी जल्दी अलोकप्रिय हो मुझे तो अच्छा लगेगा, हमें फायदा होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, फायदा और नुकसान व्यापार की भाषा है। हम व्यापारी नहीं हैं, हम प्रहरी हैं। हम उस जनता के हित के प्रहरी हैं जिसने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, और आज उसी पहरेदार की भूमिका निभाते हुए ये प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, भले ही आप सत्ता पक्ष में हैं, पहरेदार आप भी हैं। जनहित के प्रहरी बनकर आप यहाँ बैठे हैं। भले ही आप शासन में हैं और हम विपक्ष में हैं, या कुछ लोग आपके समर्थक दल और सहयोगी दल हैं। इसलिए इस प्रस्ताव को यहाँ प्रस्तुत करते समय मैं पूरे समूचे सदन से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहती हूँ कि आइए इस प्रस्ताव को पारित करते हुए सरकार से आह्वान करें कि सरकार अपनी नींद से खुले, जागे और उस आम आदमी को जिसे सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसे तुरंत तत्काल प्रभावी कदम उठा करके राहत देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।